हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ा था बच्चों, वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन में ही। ठीक है। सो कूलम्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two stationary point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining the two charges. So this is what statement of Coulomb's law बच्चों। Coulomb's law का जो statement है that is in two part। जो पहला पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट यह है कि फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, अगर अपने पास दो पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों, इफ दिस डिस्टेंस इज, अगर यह डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस r अगर है, स्मॉल r, so then as per the Coulomb's law, if two point charges Q1 and Q2 are separated by distance r, then force F of attraction or repulsion between them is such that force is given by or you can say force is directly proportional to the product of, right here, force is directly proportional to product of these two charges Q1 and Q2, and this force is inversely proportional to the square of the distance. So बच्चों, अगर इस दोनों को कंबाइन कर दें, इफ यू कंबाइन दिस टू, सो दिस विल बी force is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square. So this will be the result. Okay. और यह प्रोपोर्शनलिटी को अगर यहाँ से हटाए बच्चों, तो दिस कैन बी रिटन एज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो K है, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है and called electrostatic force constant also. The value of K depends on the nature of the medium between the two charges and the system of unit. बच्चों, यह जो वैल्यू K का जो वैल्यू है बच्चों, यह डिपेंड करता है दोनों चार्ज के बीच जो प्रेजेंट मीडियम है उसके ऊपर। यह जो मीडियम है बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड आप किस सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स की वैल्यूज लिख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट टू दिस बच्चों, यहां से अगर आगे बढ़े, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, राइट लाइक दिस नोट में। सो द पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टूडेंट। सो बच्चों, अगर दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम, ये Q1 है और यह Q2 है, और दोनों चार्ज के बीच का मीडियम अगर जो है बच्चों, यह जो मीडियम है, इफ दिस मीडियम इज वैक्यूम, अगर यह मीडियम वैक्यूम है, इफ वी हैव दिस मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज वैक्यूम, सो उस केस में बच्चों, जो K की वैल्यू होती है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसकी यूनिट होती है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर दो चार्ज के बीच का मीडियम वैक्यूम हो तो K की यह वैल्यू होगी 9 × 10⁹, जहां पर कि बच्चों वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity of free space, this is called permittivity of free space। ठीक है बच्चों, इसको परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। और फिर फाइनली बच्चों, अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिख रहे थे, तो फोर्स का इक्वेशन हमने लिखा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर K की वैल्यू पुट कर दें 1/4
4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So this will be the equation of force. This will be the equation of force. बच्चों ये जो फोर्स है ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा. अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, मान लीजिए यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोनों के बीच में. यह चार्ज इसके तरफ अट्रैक्टेड होगा और यह चार्ज बच्चों इधर अट्रैक्टेड होगा. ठीक है. सो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. और अगर अपोजिट चार्जेस ना होकर के बच्चों लाइक चार्जेस हो, जैसे यहाँ भी पॉजिटिव हो यहाँ भी पॉजिटिव हो, मान लीजिए यह q1 है और यह q2 है, तो सेम चार्ज जब होगा, सेम नेचर का जब चार्ज होगा बच्चों, देयर विल बी रिपल्सन फोर्स. यहाँ पर अट्रैक्शन होगा एंड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, this will be repulsion force. So this will be force of repulsion. So this is also positive. So यहाँ पर repulsion force लगेगा. यहाँ पर आप लिख सकते हैं repulsion force. So very important concept, repulsion force. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों. एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज की. अगर बात करें बच्चों यूनिट्स ऑफ चार्ज की, तो यहाँ पर एक और न्यू पेज ले लेते हैं बच्चों आपके लिए और लिखिए यहाँ पर यूनिट्स ऑफ चार्ज. तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. यूनिट्स ऑफ चार्ज. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है. in SI system, in SI unit of charge is coulomb. चार्ज का यूनिट बच्चों कूलम्ब होता है, उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं. अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने लिखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसमें बच्चों अगर Q1 और Q2 की वैल्यू इक्वल मान लें एंड दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर इसको 1 कूलम मान लें और दोनों के बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर मान लें, तो जो फोर्स होगा बच्चों दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 1, सो 1 R भी 1, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली. अच्छा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. सो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई. सो इस केस में बच्चों फोर्स का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को. सो लेट अस डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे. 1 coulomb of charge is that amount. 1 coulomb of charge is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum. So when they are placed in vacuum. So when placed in vacuum at a distance of 1 meter. At a distance of 1 मीटर. बच्चों अगर यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज है,
और दोनों के बीच का मीडियम अगर वैक्यूम है बच्चों, इफ दिस इज वैक्यूम, और यह दूरी 1 मीटर अगर है, तो यह चार्ज के द्वारा रिपेल होगा इस तरफ बच्चों, और यह चार्ज इस तरफ मूव करेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, चाहे इस पर लग रहा हो यह इस पर लग रहा हो, दोनों ही पर सेम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों, वी आर मूविंग फ्रॉम हियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला कॉन्सेप्ट। सो लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। So this is our another topic बच्चों, Coulomb's law in vector form. So let us consider two positive point charge Q1 and Q2 placed in vacuum at a distance r from each other. They repel each other. बच्चों अगर सेम नेचर का चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी बच्चों r है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज प्लस Q1, दिस इज प्लस Q2। इस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बच्चों, यह इस तरफ लगेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो दिस यू कैन राइट फोर्स ऑन टू चार्ज टू ड्यू टू 1। और इस पर फोर्स किधर लगेगा, यह चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा बच्चों, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12। ठीक है, तो दोनों फोर्स जो होगा बच्चों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इस तरफ बच्चों जो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज r12 कैप, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों r221, सो r21 कैप, यह यूनिट वेक्टर है बच्चों। r12 कैप एंड r21 कैप इज यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस। ठीक है बच्चों, सो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो F21 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F21 is representing force on charge Q2, यहाँ पर लिख सकते हैं force on charge Q2 due to Q1, force on charge Q2 due to Q1, so this will be F21। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी, अगर यह दोनों चार्ज बच्चों वैक्यूम में रखा हो, यहाँ पर देखिए दोनों का बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, सो दिस इज वैक्यूम। अगर वैक्यूम है बच्चों तो ये तो एज पर द कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो है बच्चों r है। और डायरेक्शन, अगर फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन लिखना होगा। इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, जिधर r12 कैप है, तो दिस इज r12 कैप यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको यहाँ पर लिख दिया। सो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 का वैल्यू यह हो जाएगा और डायरेक्शन यह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कॉमा देके आप लिखिएगा वेयर r12 कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर जो आपने सीखा है बच्चों पहले भी, जैसे वेक्टर ए कैप अगर है, इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, किसी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, सपोज अपने पास कोई वेक्टर ए है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड दैट विल बी a cap, that will be unit vector a cap along vector a. So r12 cap जब लिख रहे हैं बच्चों, तो how can we write that r12 cap? So r12 cap हम लोग लिख सकते हैं बच्चों r12 vector, this we can write r12 vector upon magnitude of r12 vector. अच्छा बच्चों, यहाँ पर r1 से 2 के बीच का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, r है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज r12 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों r है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों का तो r ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देता है, लेंथ देता है, एंड दैट इज इक्वल टू r। और यह क्या है बच्चों, r12 कैप, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर r12 कैप, एक न्यू स्लाइड ले लीजिए यहाँ पर, r12 कैप is a unit vector, r12 cap is a unit vector
लिखते जाइए बच्चों यहाँ पर और समझते भी जाइए। R12 cap is a unit vector in the direction from Q1 to Q2। आप देख सकते हैं Q1 से Q2 की तरफ है यह। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 से Q2। R12 कैप किधर है बच्चों? Q1 से Q2 के डायरेक्शन में। सो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोगों को लिखना है इसी प्रकार से, लिखिएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन, सिमिलरली वी कैन राइट, हम लोगों ने अभी कौन सा इक्वेशन लिखा बच्चों? F21। अब F12 लिखेंगे, ठीक है। सो राइट, सिमिलरली F12 यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं बच्चों। सो F12 विल बी इक्वल टू, अगेन वैक्यूम है तो 1/4πε0, और इसको लिखने से पहले इसका मीनिंग लिख दीजिए बच्चों। F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज फोर्स ऑन चार्ज, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1/4πε0 Q1, दिस विल बी 1/4πε0। यहाँ पे इसको अच्छे से लिखिए। सो दिस विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और F12 वेक्टर का जो डायरेक्शन है बच्चों, F12 वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? Q2 टू Q1 है, और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर क्या माना है? R21 कैप। तो यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? R21 कैप। अच्छा बच्चों, R21 कैप की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, लिखिएगा वेयर R21 कैप। R21 कैप क्या होगा बच्चों? सो R21 कैप होगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। R21 वेक्टर रहने दीजिए, और R21 का मैग्नीट्यूड तो R है। 2 से 1 के बीच का जो लेंथ है बच्चों, उसका वैल्यू क्या है? R ही तो है। सो यह क्या है? R21 क्या है बच्चों? दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, is a unit vector in the direction from Q2 to Q1, from Q2 to Q1, Q2 से Q1 की तरफ है बच्चों, from Q2 to Q1। so this is again very very important result बच्चों। कोलंबियन फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस जो होगा बच्चों, सेम नेचर के चार्ज जो होंगे बच्चों, उसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर यह प्लस Q1 है, यह प्लस Q2 है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा बच्चों, दिस विल बी रिपल्सन। और अगर यह प्लस Q1 है और मान लेते हैं यह माइनस Q2 है, सो अपोजिट चार्जेस जब होंगे बच्चों, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जब अट्रैक्शन का केस करेंगे बच्चों, तो इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दो चार्ज है, एक है प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2। तो फर्स्ट चार्ज Q1 पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, वह Q2 की तरफ होगा, और Q2 पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो Q1 की तरफ होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R ले लेते हैं बच्चों, तो यह जो फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यह कौन सा फोर्स है बच्चों? दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बच्चों R12 कैप, और इस डायरेक्शन में 2 to 1, सो R21 कैप। सो यहाँ पर बच्चों F12 और F21 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द टू चार्जेस Q1 एंड माइनस Q2। सो इसके लिए भी हम लोग बच्चों यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर सेम ही होगा, जैसे F12 अगर लिखना चाहेंगे फॉर द टाइम बिंग वेक्टर फॉर्म में, सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और F12 के अलॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर लिया हमने? R12 कैप। और फिर F21 के लिए लिख सकते हैं बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यह हो जाएगा R21 कैप। सो हम लोग लिख सकते हैं
चाहे अट्रैक्शन के लिए लिख रहे हो या रिपल्सन के लिए। बच्चों अगर एक जैसा चार्ज हो जिसको कि लाइक चार्ज कहते हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो लाइक चार्जेस होंगे यहाँ पर, और लाइक चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। और अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस को कहते हैं बच्चों, अनलाइक चार्जेस, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे यहाँ से बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। This means that the two charges exert equal and opposite forces on each other. So Coulombian force obeys Newton's third law of motion. बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्लस Q1 और प्लस Q2, तो यह इस पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है और यह इस पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इक्वल अमाउंट से लगा रहा है। दोनों फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें बच्चों F12 और F21, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। R जो है बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर को नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, केवल मैग्नीट्यूड लिखा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों फोर्स बच्चों इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दो अलग अलग चार्जेस पर लग रहा है। तो दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, यस और नो, कोई भी इन दोनों में से एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हो सकता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, as the Coulombian force acts along the line joining the centers of the two charges, so they are called central force। बच्चों जब भी कूलम्स फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच लग रहा हो या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच लग रहा हो, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा बच्चों, उस लाइन के अलोंग, दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उस सेंट्रल लाइन के अलोंग ही यह फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्शन का हो फोर्स या रिपल्सन का हो। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। ठीक है बच्चों, सो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r from each other is given by force in vacuum 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। यह हमें पता है बच्चों, this is equation 1। When the same two charges are placed at same distance apart in any medium other than vacuum, then the force between them becomes, अगर बच्चों किसी मीडियम में चार्ज को रख रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे रख रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो अब जो फोर्स होगा बच्चों, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है, ठीक है, यहाँ पर मीडियम के लिए एप्सिलॉन, बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह दूसरा इक्वेशन बन गया बच्चों। ये जो क्वांटिटी एप्सिलॉन है बच्चों, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी और जस्ट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन को यहाँ पर बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। सो बच्चों अगर हम इस दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इफ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अगर कर दें, LHS को डिवाइड किया, यहाँ पे RHS को डिवाइड किया, ये 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट नोट करने जा रहे हैं बच्चों, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यह जो रेशियो आया बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इसकी वैल्यू जो आई बच्चों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह जो रेशियो आया, इस रेशियो को क्या कहते हैं बच्चों, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम है एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड
रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? सो दिस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर या फिर स्मॉल कांस्टेंट के से, एंड दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन आर यहाँ पर क्या है बच्चों? दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में दूसरा वाला जो केस था बच्चों, जिसमें कि हमने चार्जेस को मीडियम में प्लेस किया था, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या रिलेटिव परमिटिविटी होगी, दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम divided by permittivity of vacuum. So next to this, dielectric constant or relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the force between two charges placed in some distance apart in free space to the force between the same charges when they are placed at the same distance apart in the given medium. बच्चों हमने यहाँ पर सीखा अभी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम। यह जो रेशियो था, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बच्चों एप्सिलॉन आर कहते हैं। जिसको कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, के से भी डिनोट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी अगर किसी मीडियम का डिफाइन करना हो बच्चों, तो दिस इज द रेशियो of force acting between two charges when they are placed at some distance in vacuum to the force acting between them when the same charges are placed at same distance in some medium, and where we want to define the relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें डिफाइन करना है बच्चों, उस मीडियम में चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स से डिवाइड करेंगे किसको? फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो यह जो रेशियो मिलेगा बच्चों, दिस रेशियो इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहां से आप बोल सकते हैं बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? इज अ रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम between two charges when they are separated at सेम डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस आप वैक्यूम के लिए कंसीडर करेंगे बच्चों, Q1 Q2 के लिए अगर आपने दो चार्ज कंसीडर किया है या वैक्यूम के लिए, तो मीडियम में भी जब आप चार्ज को प्लेस कर रहे हैं बच्चों, तो यह डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दिस इज इन मीडियम। तो यह जो फोर्स होगा बच्चों, दिस विल बी फोर्स इन वैक्यूम एंड दिस विल बी फोर्स इन मीडियम। सो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, यह जो रेशियो होगा बच्चों, दिस रेशियो विल बी द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पर बच्चों आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो यू शुड फोकस ऑन दिस। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन carrying equal charge is 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि when they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन, दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है बच्चों, जिसके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है। तो आप यहां पर लिखिए, गिवन क्या है? गिवन फोर्स ऑफ रिपल्सन 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, दो आयंस जो भी हो उनके बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों? 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। आर की वैल्यू भी दी हुई है आपको, और Q1 और Q2 की वैल्यू मान लेते हैं हमें पता नहीं है, लेट अस कंसीडर Q, क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का वैल्यू सेम है। सो लेट अस अज्यूम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बच्चों कूलम्स लॉ लगा देते हैं। सो अप्लाई कूलम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बच्चों,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यहाँ कौन सा फोर्स है बच्चों, सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स है. सो वेयर दे आर प्लेस्ड, यू कैन चेक इट. सो दे आर प्लेस्ड, बच्चों यहाँ पर यह लिखा नहीं है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है. अगर लिखा नहीं है बच्चों तो आप बाय डिफॉल्ट वैक्यूम में समझेंगे, ठीक है. सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. मैं इस तरफ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते जाइए और नोट भी करते जाइएगा बच्चों. फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, Q है तो दिस इज Q स्क्वायर, और R की वैल्यू पता है बच्चों 5 इंटू 10⁻10. सो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹, 10⁻10, सो दिस इज 10⁻19, और इसको इधर ले आइए बच्चों. सो दिस विल बी 9 इंटू 10⁻9, ठीक है. जब आप इसको भी ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो यह हो जाएगा माइनस में, सो यह 28 हो जाएगा, 10⁻⁻28. स्क्वायर रूट लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वी आर गेटिंग क्यू वैल्यू 3.2. इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस यू कैन डू. सो ये वैल्यू बच्चों चार्ज का यहाँ पर निकल करके आ गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1 Q2, और दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों. सो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की वैल्यू आ गई. अब हमें बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस निकालना है. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉट नंबर ऑफ आयंस, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन. बच्चों अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए यह Q है, यह भी Q है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू सेम है. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो वह इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो हम लोग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को लगाएंगे बच्चों. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम each ion, number of electrons missing from each ion, number of electrons missing from each ion from each ion क्या होगा बच्चों. सो हमें पता है Q इक्वल टू N ही होता है, सो N इक्वल टू Q बाय E, और Q की वैल्यू हमने कितना निकाला है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और इसको हम लोगों को E की वैल्यू से डिवाइड करना है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों 2 टाइम्स में हो जाएगा. सो N इक्वल टू 2. सो हर एक पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. सो ईच आयन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच आयन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चों. सो दिस प्रॉब्लम वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस प्रॉब्लम को बच्चों यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों. एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट अस मूव फ्रॉम हियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल डिस्कस. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज forces between multiple charges and the superposition principle. बच्चों this concept we will discuss in the next video. इस वीडियो में यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.